गौतम भी इस आंदोलन में। सर, बिगुल बच चुका है क्या ऋण का? बिल्कुल बच चुका है और 2024 में इस अहंकारी और घमंडी सरकार को निस्तेनाबूद करने का समय आ गया है। उस सरकार को निस्तेनाबूद करें जिसने झूठ बोलकर लोगों के वोट पे डाका डाला। उन्होंने कहा था कि सबके किया जा रहा है और हमारे लोगों का जैसे ही प्रमोशन का टाइम आता है कोई ना कोई झूठा आरोप एप्लीकेशन लगवा कर उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है, सो को नोटिस देकर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो एक तरफ तो नौकरियां वैसे भी ख़त्म हो रही हैं क्योंकि देश के सारे सरकारी संस्थानों को ये केंद्र की सरकार बेच चुकी है, नौकरियां बची नहीं तो बहुजन समाज की हुई है। इसलिए इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ने का समय आ गया है। और अच्छी बात यह है कि तमाम बहुजन समाज के लोग, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो चुके हैं। इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर हमें जीत दिख रही है। हम लोग जीत लड़ा जाएगा। किस तरह की मांग उठाई जाएगी? सबसे बड़ी मांग होगी जो बाबा साहब चाहते थे कि हमारे SC, ST के सांसद विधायक चुनने के लिए केवल SC, ST के लोग वोट डालें, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र बने। तो हमारी अब सबसे बड़ी लड़ाई संस्थान बेच दिए, उनको सबको वापस ले, सरकार वापस ले, क्योंकि उनको बेचने से हमारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। प्राइवेटाइज होने की वजह से हमारी नौकरी की सरकार में हुए और उन जुल्म के खिलाफ मोदी जी कभी एक शब्द नहीं बोले, चुप्पी लगाए रहे। इसलिए ऐसे कायर डरपोक ही होगा और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में, संपत्ति में, प्राकृतिक संसाधनों में, नौकरी में, उद्योगों में, सरकारी ठेकों में, हर क्षेत्र में हमें अपनी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी, भागीदारी चाहिए। इस मांग को बहुत मजबूती के साथ आने वाले 3 दिसंबर को मिशन जय भीम के संरक्षण और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी इस आंदोलन में। सर, बिगुल बच चुका है क्या ऋण का? बिल्कुल बच चुका है और 2024 में इस अहंकारी और घमंडी सरकार को निस्तेनाबूद करने का समय आ गया है। क्योंकि देखो, हमारे महापुरुषों ने तो सालों पहले कह दिया था कि बहुजन समाज 85% है और 85% की समाज की हकमारी हुई है। और आज ये जाति की जो गणना बिहार के अंदर हुई थी, उसके जो आंकड़े सामने आए हैं उसने साबित कर दिया कि बहुजन समाज 85% है। और जो उसमें जो जमीन के आंकड़े आए हैं, 74% खेती की ज़मीन केवल ब्राह्मण, भूमिहार और ठाकुर 3 जातियों के पास है, जिन 3 जाति की जनसंख्या बिहार में 10% है। उस 3 जाति 10% जनसंख्या के पास बिहार की 74% ज़मीन है। और कमोबेश पूरे देश के जब आंकड़े जाति के गणना के सामने आएंगे तो पता चलेगा कि देश की 85% ज़मीन पर केवल 10% लोगों का कब्जा है। तो ऐसे में न्याय तो नहीं हुआ। इसीलिए सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। और जो अहंकारी जो सरकार केंद्र में चल रही है, जिस तरह वो ED का, CBI का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल देश की तमाम विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कर रही है, अब समय आ गया कि पूरा देश के लोग मिलके उस सरकार को निस्तेनाबूद करें जिसने झूठ बोलकर लोगों के वोट पे डाका डाला। उन्होंने कहा था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे। उन्होंने कहा था महंगाई कम हो जाएगी और पेट्रोल डीजल जो है वो 30-35 रुपये लीटर पे आ जाएगा। उन्होंने कहा था महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। लेकिन हम देख रहे हैं नोटबंदी लाकर उन्होंने देश के सारे व्यापार को ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया और लोगों की नौकरियां चली गई हैं, रोज़गार मिल नहीं रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो ऐसे हालात में देश के लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि ये वो सरकार है जो देश के बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करके, प्रजातंत्र, लोकतंत्र को ख़त्म करके ये मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है, राजतंत्र लाना चाहती है। तो ऐसी सरकारों को तो उखाड़ के फेंकने का समय है और इसमें पूरे देश के बहुजन समाज के लोग तय कर चुके, एकजुट हो चुके हैं। निश्चित तौर पे जवाब दिया जाएगा। इस लड़ाई को बेहद मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। सर, प्रोफेसर रितु के आंदोलन को जब 30 दिन हो चुके थे तब आपने कहा था कि हो सकता है हमारे महापुरुषों ने काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है, हो सकता है इसको 3 साल भी लग जाए, 30,000 साल भी लग जाए। नहीं, निश्चित तौर पे अगर केवल प्रोफेसर रितु की बात करें तो ये मुद्दा तो हल होता मुझे नहीं दिख रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि तमाम बहुजन समाज जो बिखरा हुआ रहा है उसका और वोट बैंक बन के रहा है, कभी A का वोट बैंक, कभी B का, कभी C का। हमारे ही वोट से लोग सत्ता पे जाते हैं और हमारे ही लोगों का उत्पीड़न करते हैं। 56J में हमारे ही ऑफिसर्स को रिटायर किया जा रहा है
और हमारे लोगों का जैसे ही प्रमोशन का टाइम आता है ना कोई झूठा आरोप एप्लीकेशन लगवा कर उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है, सो कोर्स नोटिस देकर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो एक तरफ तो नौकरियां वैसे भी ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि देश के सारे सरकारी संस्थानों को ये केंद्र की सरकार बेच चुकी है, नौकरियां बची नहीं हैं। तो एक तरफ तो नौकरी बची नहीं है, ऊपर से एजुकेशन को महंगा करके हमारे लोगों से पढ़ाई को छीना जा चुका है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ना बेहद ज़रूरी है। और अगर इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम नहीं लड़े, अगर हम हमेशा की तरह जैसे पहले वोट बैंक बन के रहे ऐसी वोट बैंक बन के रहेंगे तो फिर हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ऑलरेडी सारे आंकड़ों से पता लग चुका है कि देश के धन पर, धन धरती और तमाम तरह के प्राकृतिक संसाधनों पर ये लगा लीजिए 10% लोगों का 90% देश के प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा है। ऐसे में हकमारी किसकी हुई? हकमारी तो बहुजन समाज की हुई है। इसलिए इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ने का समय आ गया है। और अच्छी बात यह है कि तमाम बहुजन समाज के लोग, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो चुके हैं। इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर हमें जीत दिख रही है। हम लोग जीतने वाले हैं। इस अहंकारी सरकार का दफन होने वाला है। लेकिन इसमें चेतावनी मैं समाज के लोगों को एक देना चाहता हूँ कि हम NDA को तो हरा रहे हैं और इंडिया को जिताने की बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे फिलहाल चूँकि जो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती, उसके जीतने के बाद जो मुद्दे हमारे हैं, जो जातिगत जनगणना के मुद्दे हैं, जो देश के तमाम तरह के संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी की बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस लड़ाई को आगे फिर इंडिया के सामने भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग वोट बैंक मत बनिए, आप मुद्दों पर आधारित अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। आने वाली 3 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पृथक निर्वाचन के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले, पूरा रामलीला मैदान भरा जाएगा। को किस तरह की मांग दोहराई जाएगी? सबसे बड़ी मांग होगी, जो बाबा साहब चाहते थे कि हमारे SC, ST के सांसद विधायक चुनने के लिए केवल SC, ST के लोग वोट डालें, यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र बने। तो हमारी अब सबसे बड़ी लड़ाई 3 दिसंबर को रामलीला मैदान में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की होगी। दूसरा उसमें मुद्दा होगा ठेकेदारी प्रथा खत्म करो। और तीसरा हमारा मुद्दा होगा देश के तमाम संसाधनों में हमारी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करो। और हम इस निश्चित तौर पर इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं। जो सरकारी संस्थान बेच दिए उनको सबको वापस ले, सरकार वापस ले, क्योंकि उनको बेचने से हमारे लोगों की नौकरियां चली गई है। प्राइवेटाइज होने की वजह से हमारी नौकरी हमें गुलाम बनाना चाहती है, हमारी पढ़ाई छीनकर, हमारी नौकरी छीनकर। इसलिए इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ने की जरूरत है। मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं और मोदी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म मोदी जी की सरकार में हुए और उन जुल्म के खिलाफ मोदी जी कभी एक शब्द नहीं बोले, चुप्पी लगाए रहे। इसलिए ऐसे कायर डरपोक व्यक्ति को अब देश का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। देश के लोगों को इकट्ठा होकर आने वाले 2024 के चुनाव में इनको दंड देना चाहिए। देखिए, मैं तो बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ कि बहुजन समाज के लोग वोट बैंक बनना बंद करें। हमें किसी का भी वोट बैंक बनना नहीं चाहिए। हमें अपने मुद्दों पर आधारित समझौता करना चाहिए, अपने मुद्दे रखने चाहिए। जैसे हम एक मुद्दा रखने वाले हैं, आने वाले 3 दिसंबर को रामलीला मैदान को भरकर वहाँ से मांग करेंगे पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं, जिस तरह की मांग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की जान बचाने के लिए और अपने SC, ST के लोगों का कत्लेआम बचाने के लिए मजबूरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को समझौता करना पड़ा 24 सितंबर 1932 को, जिसकी वजह से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग छूट गई और उसकी जगह पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र बन गए, जिसमें SC, ST को चुनने के लिए सभी जाति वोट डाल रही हैं। इसका ये नुकसान हो रहा है कि सारे हमारे सांसद और विधायक जो रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं वो जाके अपनी पार्टी के गुलाम बन जाते हैं। वो SC, ST की आवाज़ नहीं बन पाते, SC, ST समाज की आवाज़ को नहीं उठाते। इसलिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को बनवाना ही होगा और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर क्षेत्र में, संपत्ति में, प्राकृतिक संसाधनों में, नौकरी में, उद्योगों में, सरकारी ठेकों में, हर क्षेत्र में हमें अपनी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। इस मांग को बहुत मजबूती के साथ आने वाले 3 दिसंबर को रामलीला मैदान के अंदर हम लोग उठाने वाले हैं। बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और 26 नवंबर को इसी मांग को देते हुए हम गुजरात के अहमदाबाद में 5 लाख लोग इकट्ठे होने वाले हैं। मूवमेंट बहुत तेज हो गया है और अच्छी खुशी की बात है SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग, जो बहुजन समाज जिसको हम बोलते हैं, वो लोग इकट्ठा हो चले हैं और वो लोग अब वोट बैंक बनने को तैयार नहीं है। आने वाले समय में इन राजनीतिक पार्टियों को जवाब दिया जाएगा। लेकिन सर, प्रियंका गांधी कहते हैं कि लड़की लड़ सकती हूँ, अर्चना गौतम के लिए क्यों नहीं आ रही रोड पर? अरे, दलित पिछड़ों के लिए तो कोई नहीं लड़ता भाई। आप ये कब समझोगे? हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी।
वो अपनी लड़ाई हमारे कंधों पे बंदूक रख के लड़ते हैं और हम अपनी लड़ाई के लिए हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने का समय गया, अपनी लड़ाई को एकजुट होकर, अपनी ताकत बनाकर, बहुजन समाज को इकट्ठा करके अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। तो क्या कांग्रेस में पिटेंगे सर दलित? अरे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, हर जगह हमारे लोगों के साथ तो अत्याचार ही होता, अपमान होता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज के लोगों, एक हो जाओ, आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, कोई पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने वाली नहीं है। सर वो मंदिर गई, मंदिर में पिट गई, कांग्रेस में गई, वहाँ भी पिट आप गई। पता नहीं एक मुद्दे को लेकर बैठे, कोई और सवाल नहीं है क्या आपके पास? जब मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कोई पार्टी हमारे लोगों के लिए नहीं है। हमारे लोगों को अपनी एकजुटता के साथ बहुजन समाज को एकजुट करके एक ताकत के रूप में निर्मित करना होगा। हमें वोट बैंक बनने से अब दूर जाना चाहिए। अपने मुद्दों पर हमें अपने आप को एकजुट करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपने मुद्दों पे बात करनी चाहिए। अगर हम वोट बैंक बनेंगे तो फिर से गुलाम बनेंगे। अपनी लड़ाई इसी तरीके से लड़नी होगी जिस तरीके से आज हम सड़कों पे डॉक्टर रितु सिंह के प्रोटेस्ट में। निश्चित तौर पर जब भी कोई समाज के ऊपर आँच आए तो पूरे समाज को इकट्ठा होकर रोड पे उतरना पड़ेगा। आपको पता होगा, पहले हमारे महापुरुषों ने कहा है, जहाँ सड़कें वीरान हो जाती हैं वो सत्ता तानाशाह हो जाती है। तो इस तानाशाह सरकार को खाड़ फेंकने के लिए सड़कों पे उतरने की ज़रूरत है और हम लोग उतर चुके हैं। आने वाले समय में जवाब दिया जाएगा इस मनुवादी व्यवस्था को, इस जातिवादी व्यवस्था को, और खासतौर पर जो पाखंडवाद, अंधविश्वास को मानने वाली है, इसको जवाब दिया जाएगा। आज एक ऐतिहासिक दिन है, आज 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर 2022 को अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर हमने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी 12,000 लोगों के साथ, और उसके बाद से जो आंदोलन शुरू हुआ जाति तोड़ो समाज जोड़ो का मिशन जय भीम के माध्यम से, आज पूरे देश के अंदर लाखों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं। लड़ाई काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और पूरे बहुजन समाज के लोग समझ गए हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, और हमें अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो वो बुद्ध के धम्म में आकर जातियों को छोड़कर समाज को जोड़कर ही हम एक नए समाज का निर्माण करें। और वो भी वो समाज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, बौद्धमय भारत, जहाँ अंधविश्वास पाखंडवाद के लिए कोई जगह ना हो, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री के आधार पर समाज का निर्माण किया जाए। उसी से हमारा छुटकारा मिलने वाला है, उसी से हमारे रास्ते निकलने वाले हैं। आपका सर एक सांसद जेल